Hello everyone, welcome to my channel Grow with Garima NCERT Solutions। आज हम NCERT को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 6 चैप्टर 1। हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देंगे आपको। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हो आपकी, अब ये CBSE बोर्ड्स और यूपी बोर्ड दोनों में ही लगभग लागू हो चुका है NCERT का कोर्स। तो अब ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो पहले से ही हेल्पफुल था, अब ये स्कूल एग्ज़ाम्स में भी आ चुकी है। तो उसके लिए आप ये पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं मेरी वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ परिचय दिया हुआ है सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान क्यों, ये एक माइंड मैप के ज़रिए समझाया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, सबसे बीच में लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान। फिर इससे 5 शाखाएं निकली हुई हैं। सबसे पहले है विषय क, भारत एवं विश्व भूभाग एवं उनके निवासी, यानी कि ये भूगोल से संबंधित है। विषय ख है अतीत के चित्रपट, ये इतिहास से संबंधित है क्योंकि इसमें अतीत की बात की गई है। इसके बाद है विषय ग, हमारी संस्कृति विरासत एवं ज्ञान परंपराएं, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ये हमारी संस्कृति से जुड़ा है। अगला है विषय घ, शासन और लोकतंत्र, ये राजनीति से संबंधित है। फिर है हमारे आसपास का आर्थिक जीवन, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अब देखिए, इससे भी अलग अलग भाग निकले हुए हैं, आप उन्हें भी ध्यान से देखिएगा। जैसे विषय क से स्थल, रूप एवं जीवन, महासागर एवं द्वीप, महाद्वीप, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, ये तीनों भूगोल से संबंधित है। स्थल, रूप एवं जीवन, यानी कि पृथ्वी पर जो जीवन है उसके बारे में। महासागर एवं महाद्वीप, महासागर जैसा कि आप जानते हैं जो 5 महासागर हैं पृथ्वी पर। महाद्वीप उन्हें कहते हैं जो 3 तरफ से सागर से घिरे रहते हैं। और पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति पढ़ेंगे। फिर अगला है अतीत के चित्रपट, इसमें है इतिहास की समय रेखा एवं उनके स्रोत, इतिहास में क्या क्या बीता है, उनकी समय रेखा, उनके स्रोत क्या क्या हैं, ये सब पढ़ेंगे इसमें। भारत अर्थात इंडिया, भारत का नाम, भारत कैसे पड़ा है, इंडिया कैसे पड़ा है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। अगला है विषय ग, भारत की सांस्कृतिक जड़ें, विविधता में एकता या एक में अनेक। अगला है शासन और लोकतंत्र, इसमें पढ़ेंगे हम परिवार और समुदाय, शासन व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकारें और नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकारें, यानी कि नगरीय क्षेत्रों की सरकारें जो वहाँ पर सरकार होती है, और ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे ग्राम पंचायत वगैरह, और शासन व्यवस्था और परिवार और समुदाय। लास्ट है इसमें हमारे आसपास का आर्थिक जीवन, यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित क्या है, हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां क्या हैं और कार्य का महत्व, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए, पूरा चैप्टर अगर डिस्क्राइब करें लाइन बाय लाइन तो बहुत समय लग सकता है, और समय जो है बहुत कीमती है। तो हम ऐसा करते हैं, हम बीच बीच में जो महत्वपूर्ण है सिर्फ वही पढ़ेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। ये देखिए, यहाँ पर एक फ़ोटो दिया हुआ है एक झील का और पर्वत, इससे संबंधित कुछ यहाँ लिखा हुआ है, ये आप स्वयं पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से शुरू करते हैं। हम 21वीं शताब्दी में हैं। यदि आप इसे नहीं समझ सके हैं तो जल्दी ही इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप 21वीं शताब्दी नहीं जानते हैं तो इसके बारे में आप जल्दी पढ़ने वाले हैं। यहाँ यह लिखा है, इस बात से सभी सहमत हैं कि यह समय मानव सभ्यता के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ तकनीक में तीव्र विकास हुआ है जिसने हमारी जीवन शैली में विभिन्न बदलाव किए हैं, दूसरी ओर इस समय संसार विभिन्न युद्धों, सशस्त्र संघर्षों और बढ़ते सामाजिक तनावों का सामना कर रहा है, एवं हमारे
ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रदूषण, ये जो चीज़ें अभी हम एक तरीके से बहुत विकास कर रहे हैं और विकास के परिणाम स्वरूप कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहे हैं हमारे पर्यावरण पर, उसके बारे में कह रहे हैं। हम साधारण संभावनाओं के युग में असामान्य चुनौती के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। विश्व भर में अधिकाधिक लोग यह सोच रहे हैं कि मानवता के समक्ष आने वाली समस्याओं को किस प्रकार हल करें, हमारा समाज किस प्रकार शांति एवं समरसता के साथ जीवन जीना सीखे। यहाँ यह सभी प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, जो महत्वपूर्ण है सिर्फ वही पढ़ते चलेंगे हम। यहाँ पर ये जो परिचय दिया हुआ है, इसमें आपको सामाजिक विज्ञान क्यों जरूरी है और सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय सम्मिलित होते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। देखिए, सामाजिक विज्ञान जो समाज से जुड़ा हुआ होता है उसके बारे में हम जब क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय सम्मिलित होते हैं। भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि, ये सभी जो हैं सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित होते हैं। आपको इन शब्दों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कुछ उपविषयों का अध्ययन आप माध्यमिक स्तर पर करेंगे। देखिए, यहाँ हम सभी नहीं पढ़ रहे हैं, ये कुछ माध्यमिक स्तर यानी 9वीं और 10वीं में आप पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे केवल भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले हैं। मानव विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान और मनोविज्ञान कक्षा 6 में सम्मिलित नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ विषय क्या है के बारे में, जो हमारा भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी है, उसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है कि इसमें क्या है, हम पढ़ते हैं। इस विषय में हमारे आसपास की भौगोलिक दुनिया की बुनियादी बातें, हमारे ग्रह की कुछ मुख्य विशेषताओं और उन्हें मानचित्र पर दर्शाने का तरीका शामिल है। यह विषय महत्वपूर्ण क्यों है? जबकि हम मोबाइल पर शानदार मानचित्र प्राप्त कर सकते हैं, वास्तव में यह विषय मानचित्रों से इतर भी चर्चा करता है। देखिए, जो भौगोलिक होता है, जो भौगोलिक दुनिया है या भूगोल है हमारा, ये सिर्फ मानचित्र नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर इसमें सिखाया जाता है, बताया जाता है। इस विषय के माध्यम से पता चलता है कि संपूर्ण इतिहास के दौरान मानव सभ्यता के फलने फूलने में भौगोलिक संरचनाओं जैसे समुद्र, पर्वत, नदियाँ आदि, इन सभी ने किस प्रकार की भूमिका निभाई है। भारत के संदर्भ में यह विषय बताता है कि भारत की प्राकृतिक अवस्थिति ने उसकी प्राचीन सभ्यता को किस प्रकार एक अनोखी पहचान प्रदान की है। अगले विषय पर चलते हैं, अतीत के चित्रपट। चित्रपट कैनवास जैसा एक बड़ा टुकड़ा होता है जिस पर चित्र एवं डिज़ाइन बने होते हैं। कभी कभी ये ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। इसे आमतौर पर दीवार पर लटका कर रखा जाता है। इस चित्रपट में अतीत का चित्रण हम भारत के अतीत से करना आरंभ करेंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि अतीत को लेकर चिंतित होना क्यों चाहिए। वास्तव में यही वर्तमान को समझने की कुंजी है और इस विषय में दिए गए अध्याय आपको इस बारे में अधिक स्पष्ट करते दिखेंगे। देखिए, इतिहास किसी भी भविष्य की नींव होता है, इसलिए इतिहास को पढ़ना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगला है हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं। ये भी बहुत आवश्यक है। अपने समाज की जो सामाजिक परंपराएं हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, अगर हम उन्हें ही नहीं जानेंगे तो हम उन्हें अपनी अगली पीढ़ी को दे कैसे पाएंगे। हम कैसे समझ पाएंगे कि हम किस सांस्कृतिक विरासत में जन्मे हैं। देखिए, भारत की संस्कृति अत्यंत समृद्ध एवं प्राचीन है। यह सत्य भी है, परंतु इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, भारतीय इतिहास में यह किस प्रकार प्रकट हुए और हमारे समय की समस्याओं को सुलझाने में किस प्रकार सहायक होंगे। ये जो कुछ प्रश्न हैं, इनका अन्वेषण जो है इस पूरे विषय में किया हुआ है। अगला है शासन और लोकतंत्र। शासन और लोकतंत्र क्या है? किसी भी नागरिक को अपने देश की राजनीतिक कार्यप्रणाली की समझ होनी चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाली विस्तृत शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसकी प्रमुख विशेषताएं और घटक क्या है? शासन में लोग किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं, उनके अधिकार क्या हैं एवं उनके कर्तव्य अथवा धर्म क्या है। ये सभी
इस विषय में सम्मिलित हैं। आगे चलते हैं। अगला है हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। कोई भी परिवार दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं जैसे प्राथमिक स्तर पर भोजन, वस्त्र, आश्रय, जल की उपलब्धता, द्वितीय स्तर पर वयस्कों के लिए आजीविका और युवाओं के लिए शिक्षा के बिना खुश नहीं रह सकता। इसी प्रकार सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के बिना कोई भी देश सामंजस्य पूर्ण ढंग से उन्नति नहीं कर सकता है। परंतु भारत जैसे विशाल देश में अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है, मुद्रा वास्तव में क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन गतिविधियों में कौन लोग शामिल होते हैं, प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का किस प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त प्रबंधन किया जा सकता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें इस विषय में मिलते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, प्रथम अध्याय आपका यहाँ से प्रारंभ होता है। हमारा प्रथम अध्याय है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। देखिए, ये जो प्रथम अध्याय है हमारा, ये इसमें हमें मानचित्रों को भी समझना होगा, क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति कहाँ और क्या क्या है। तो हम ये पहला कोड पढ़ लेते हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय एवं जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। यह हमारे देश के एक महान विद्वान आर्यभट्ट ने बहुत पहले ही बता दिया था। ये देखिए, यहाँ पे मानचित्र दिया हुआ है पूरे विश्व का दोनों तरफ से, क्योंकि पृथ्वी गोल है इसलिए एक साथ पूरी पृथ्वी दिखाई नहीं दे सकती, इसलिए दोनों तरफ से दिया हुआ है। आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं, पॉज करके ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न और उत्तर मैं अगली वीडियो में ही डिस्कस करूँगी। इसमें केवल हम लाइन बाय लाइन और कुछ महत्वपूर्ण लाइंस जो है वही एक्सप्लेनेशन के साथ समझते चलेंगे। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। सिस्टम से ही किसी भी एग्ज़ाम को पार किया जा सकता है। तो चलिए, हम समय नहीं गंवाते हैं ज़्यादा बातों में, आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं। उस नगर में आप जिन स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं उनका पता कैसे लगाएंगे? आप सहायता के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछ सकते हैं अथवा उस नगर के मानचित्र को देख सकते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने मानचित्र के बारे में कुछ बातें सीखी थी और इस अध्याय में हम उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक खेल के जरिए दिखाया हुआ है। आइए खेल खेलते हैं। नीचे दिए गए एक लघु नगर के मानचित्र का निरीक्षण कीजिए। पहले हम मानचित्र को देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक मानचित्र दिया हुआ है पूरे एक नगर का। यहाँ संग्रहालय है, यहाँ बीच में नगर पंचायत, इसी रास्ते से बैंक, दक्षिण, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। मानचित्र के जरिए हम देख सकते हैं, जैसे ऊपर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस स्थान पर रेलवे स्टेशन है, इस स्थान पर विद्यालय है। हम इनके रास्ते देख सकते हैं कि हमें कहाँ से कैसे कैसे जाना है। चलिए, हमने मानचित्र देख लिया है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी से अभी अभी उतरे हैं और मानचित्र पर अंकित बैंक में जाना चाहते हैं। आप किस मार्ग से जाएंगे? क्या कोई अन्य संभावित मार्ग भी है? क्या आप इसी मानचित्र में सार्वजनिक उद्यान, विद्यालय और संग्रहालय का भी पता लगा सकते हैं? यदि आप बैंक से बाजार तक जाना चाहते हैं तो आप किस मार्ग को चुनेंगे? ऐसी परिस्थिति में एक मानचित्र ही उपयोग में आ सकता है। देखिए, यदि हम किसी अनजाने स्थान पर जाते हैं तो हम बिना मानचित्र के वहां नहीं पहुंच सकते। आगे चलते हैं। मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, जो यह दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। मानचित्र के दाएं कोने के शीर्ष पर स्थित 4 तीरों पर ध्यान दीजिए। हम आगे देखेंगे कि वे कैसे कुछ विशिष्ट दिशाओं को इंगित करते हैं और मानचित्रों को समझने में अधिक सहायक होते हैं। मानचित्र को समझने से पहले आप ये देखिए, ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये एरो से दर्शाया हुआ है। इस दिशा में पूर्व है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। ये बहुत याद रखने की चीज़ है। यहाँ पर भी कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आप पॉज करके इन्हें पढ़ लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे मानचित्र और उसके घटक के बारे में। हम इस साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। यह एक लघु क्षेत्र, गांव या कस्बा,
एक वृहद क्षेत्र मान लीजिए कि आपका जनपद या राज्य हो, अथवा भारत जैसा एक अति विशाल देश, या संपूर्ण विश्व भी हो सकता है। मानचित्र में आप सतह को ऐसे देखते हैं जैसे आप उसे ऊपर से देखते हो। जैसे एटलस होता है ना, मानचित्रावली, इसमें मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह होता है जिसमें आप जानेंगे कि मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं। अब मानचित्रों के प्रकारों को पढ़ते हैं हम। मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, महासागरों और नदियों को दर्शाते हैं, याद रखिएगा। उदाहरण के लिए पाठ्यपुस्तक में चित्र 5.2 अभी देखेंगे हम, पहले ये पढ़ लेते हैं। या चलिए हम पहले देखते ही हैं, साथ साथ देखते चलेंगे और पढ़ते भी चलेंगे। अब हम पहले भौतिक मानचित्र की बात कर रहे हैं, तो भौतिक मानचित्र देखते हैं। 5.2 कहाँ है? ये तो काफ़ी समय लग सकता है, हम बाद में देखेंगे, पहले हम पढ़ ही लेते हैं, पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब राजनीतिक मानचित्र, बस आप ये याद रखिएगा कि भौतिक मानचित्र क्या है, जिसमें प्राकृतिक आकृतियों के बारे में बताया होगा, ये आप नोट भी कर सकते हैं। अब राजनीतिक मानचित्र की बात आती है तो इसमें देश, राज्य, सीमाओं और नगरों आदि को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों को दर्शाता भारत का एक मानचित्र है। थीमेटिक मानचित्र, इसमें क्या होता है, विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको इसका जो पार्ट 3 आएगा वीडियो का, देखिए ये पार्ट 1 वीडियो होगा, पार्ट 2 होगा आपका प्रश्नावली का, और पार्ट 3 होगा शॉर्ट नोट्स का। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना होगा, आपको सिर्फ नोट्स रिवाइज करने होंगे और वही आपके लिए काफ़ी होंगे। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी मानचित्र के मुख्य 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखने की चीज़ है। आप चित्र 1.1 को देखते हुए प्रथम 2 के बारे में पहले ही जान चुके हैं। आइए अब हम इन्हें अधिक सटीक ढंग से परिभाषित करते हैं। क्या आप कभी अचंभित हुए हैं कि एक वृहद क्षेत्र को कागज़ के एक छोटे टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जाता है? यह मानचित्र के स्केल की सहायता से किया जाता है। आइए हम एक लघु नगर चित्र 1.1 के हमारे मानचित्र पर वापस जाते हैं। मानचित्र जैसा कि यहाँ मुद्रित है, इसका प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। माना कि यह 500 मीटर है, तो हम कहेंगे कि स्केल 1 सेंटीमीटर = 500 मीटर है। अब इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 के चित्र 5.2 में भारत के मानचित्र को देखिए। देखिए, ये जिन चित्रों की बात कर रहे हैं ये इस अध्याय में नहीं आएंगे, अध्याय 5 में आएंगे, तो वो तो हम तभी देखेंगे जब हम अध्याय 5 पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब यह कह रहे हैं कि स्केल नीचे बाएं कोने में एक रूलर के द्वारा दर्शाई हुई है, जिसकी लंबाई के ऊपर 500 और किनारे पर किलोमीटर लिखा हुआ है। सामान्यतः इसका अर्थ यह होता है कि जो रूलर मुद्रित मानचित्र में 2.5 सेंटीमीटर मापता है, वह भूमि पर 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसलिए मानचित्र पर चिन्हित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी उस स्केल पर निर्भर करती है जिसका मानचित्र उपयोग करता है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे ये एक मुख्य हमारी 4 दिशाएं होती हैं और 4 उनकी उप दिशाएं होती हैं। यहाँ पर ये बताया हुआ है, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और यहाँ होगी उत्तर पूर्व, यहाँ उत्तर पश्चिम, यहाँ दक्षिण पश्चिम और यहाँ दक्षिण पूर्व। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि एक लघु नगर के मानचित्र है जो 1.1 वाला, उसके दाईं ओर शीर्ष पर स्थित चारों तीरों पर वापस आते हैं। ये 4 दिशाओं को इंगित करता है। शीर्ष पर उत्तर, घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हुए पूर्व, यानी घड़ी का कांटा कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, तो यहाँ उत्तर है, यहाँ पूर्व होगा, और फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, दक्षिण और फिर पश्चिम। अब ये क्या कह रहे हैं कि इन्हें चतुर्दिशा या प्रधान बिंदु भी कहा जाता है। इन्हें 4 दिशाएं यानी चतुर्दिश और या प्रधान बिंदु भी कहा जाता है।
इसके अतिरिक्त मध्यवर्ती दिशाएं जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम का भी उपयोग किया जाता है। अधिकतर मानचित्रों में उत्तर अक्षर से अंकित एक तीर होता है जो उत्तर दिशा को इंगित करता है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ प्रतीक चिन्ह मानचित्रों का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये बताया हुआ है कि प्रतीक चिन्ह जो होते हैं वो मानचित्रों का एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। हमारे मानचित्र में वास्तविक भवनों और कुछ अन्य अवयवों के लघु आरेख यानी ड्राइंग्स हैं, लेकिन एक बड़े नगर या एक देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। इसकी जगह इन आकृतियों के रेखांकनों के लिए चिन्हों का उपयोग किया जाता है। ये कह रहे हैं कि हर जगह हम पूरा फोटो नहीं दिखा सकते हैं, पूरा चित्र नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए कई जगह पर उनके प्रतीक चिन्ह इंगित कर दिए जाते हैं जिससे हम समझ सके कि वहाँ पर उस स्थान पर कौन सी जगह है। चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बताया हुआ है कि भवनों के विभिन्न प्रकारों जैसे रेलवे स्टेशन, विद्यालय और डाकघर, मार्गों, रेलवे लाइनों और नदी, ताल या वन के लिए प्रतीक चिन्ह। जैसे देखिए नदी के लिए प्रतीक चिन्ह ऐसे ऐसे बना देते हैं ना, और वन के लिए ग्रीन कलर के बना देते हैं, और रेलवे लाइन ऐसे बना देते हैं, रेल की पटरियाँ। तो ये क्या होते हैं? प्रतीक चिन्ह होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्पष्ट कि रेलवे लाइन, बड़ी लाइन और छोटी लाइन। ये देखिए ये रेलवे लाइन के प्रतीक चिन्ह है। यहाँ सड़कें पक्की और कच्ची, अगर पक्की सड़कें हैं तो मानचित्र में ऐसा दर्शाया जाएगा और कच्ची हैं तो ऐसे। फिर सीमा की बात आती है। सीमाएं जैसे दो राज्यों के बीच में या फिर दो देशों के बीच में जो सीमाएं होती हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय से मतलब वही है जो दो देशों के बीच में जो सीमाएं होती हैं उनको कैसे दर्शाते हैं? ऐसे दर्शाते हैं। और जो राज्य और जिला की होती हैं, राज्य की सीमाएं ऐसे दर्शाते हैं और जिले की ऐसे, जो दो जिलों के बीच में है। अब है नदी, कुआं, तालाब, नहर और सेतु। ये नदी है, ये कुआं, ये तालाब, ये नहर और ये सेतु यानी कि पुल। आगे चलते हैं। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गिरजाघर और ये छतरी। डाकघर, डाक एवं टेलीग्राफ कार्यालय, पुलिस स्टेशन, इन सभी को कैसे दर्शाते हैं? इन कुछ अल्फ़ाबेट से, PO यानी पोस्ट ऑफिस, PTO और PS पुलिस स्टेशन। अब बस्तियां और कब्रिस्तान, बस्तियों को ऐसे दर्शाते हैं और कब्रिस्तान को ऐसे। वृक्ष और घास, वृक्षों को ऐसे दर्शाया जाता है और घास को ऐसे छोटा छोटा बनाया जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि मानचित्र में प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं। आगे चलते हैं। पृथ्वी का मानचित्रण। पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है क्योंकि यह हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है। इसकी आकृति लगभग गोलाकार है, इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूर्ण गोलाकार नहीं है, अभी तो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। हम इसे व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे। कागज के एक समतल पृष्ठ पर एक गोलाकार वस्तु को यथावत चित्रित करना संभव नहीं होता। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है और एक साथ वो पूरी पृथ्वी का फोटो या चित्र नहीं दर्शा सकते, इसलिए आधा इधर से एक बार दर्शाया हुआ है और फिर दूसरी साइड से दर्शाया हुआ है। अब देखिए ये कह रहा है कि ऐसा क्यों है। इसे समझने के लिए एक संतरे को इस प्रकार छील लीजिए कि उसके आसपास छिलकों के केवल 3 या 4 टुकड़े हों। इसके बाद एक मेज पर उन्हें चपटा करने का प्रयास कीजिए। आप पाएंगे कि किनारे को तोड़े बिना आप यह नहीं कर सकते। आप एक ग्लोब पर विचार कीजिए जो एक गोल आकृति जैसा है और उस पर एक मानचित्र बनाया गया है। यह पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारों, तारामंडल आदि का भी मानचित्र हो सकता है। इस पृष्ठ पर दिए गए प्रथम चित्र पर दर्शाई गई वह भौतिक वस्तु जो गोलाकार है, सामान्यतः धातु, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बनी है। देखिए इसकी बात की जा रही है ग्लोब। ग्लोब के जरिए पृथ्वी को आसानी से दर्शाया जा सकता है और उसके जरिए हम मानचित्र का बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए निर्देशांक को समझना यहाँ कैसे होता है आगे देखते हैं हम। किसी नगर या कस्बे के एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए जिसमें सीधी पंक्तियों में समान आकार की दुकानें हों। आप बाजार में एक स्टेशनरी की दुकान पर अपने मित्र से मिलना चाहते हैं, लेकिन आपका मित्र यह नहीं जानता कि दुकान
कहाँ पर है। अतः आप उसे इस प्रकार का निर्देश देंगे। प्रवेश द्वार से 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पर 6 बजे मुझसे मिले। इससे आपका मित्र आपकी सही स्थिति को निर्धारित कर पाएगा। देखिए यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है कि प्रवेश द्वार यानी जहाँ से वह उस नगर में एंटर होगा, वहाँ से 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पर 6 बजे उससे मिलना है। इससे वह सही स्थिति जान पाएगा उसकी दुकान की। आगे चलते हैं, एक और उदाहरण दिया हुआ है। अब शतरंज के पटल पर विचार करते हैं। आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी की चालों को दर्ज करने के लिए मुख्य खानों पर अक्षर क से जय तक और दोनों ओर के बीच अंक 1 से 8 तक लगाए जाते हैं। आइए चित्र देखते हैं। ये देखिए, ये क से जय तक लगाए हुए हैं और इधर से 1 से 8 तक। इस साधारण प्रणाली से खिलाड़ी प्रत्येक वर्ग को अंकित कर पाते हैं और प्रत्येक चाल चिन्हित करते हैं। यहाँ पर सफेद पक्ष की रानी के सामने वाले प्यादे को 2 चाल आगे बढ़कर खेल का आरंभ किया गया है। अतः प्यादा घ से घ 4 की ओर आगे बढ़ा है। देखिए यहाँ इसके निर्देशांक प्रणाली के जरिए यह समझाना चाहते हैं कि जब हमें निर्देश दिए जाते हैं कि हमें इस स्थिति से इस स्थिति में आगे बढ़ना है, तो हम सही दिशा में सही स्थान पर पहुंच सकते हैं। ये एक शतरंज के खेल के द्वारा उदाहरण दिया हुआ है कि इसमें निर्धारित होता है कि इधर इस रो का खिलाड़ी जो है, ये जो प्यादे होते हैं, ये हमेशा सिर्फ सीधे अपनी ही लाइन में चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें एक उचित निर्देश दिया हुआ है। यहाँ यह निर्देशांक को समझाना चाहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इन 2 उदाहरणों में प्रयुक्त प्रणाली को निर्देशांक प्रणाली कहा जाता है। आशा करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, अक्षांश की बात करते हैं। अक्षांश, आइए ग्लोब को पुनः देखते हैं। इस पर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की पहचान करना सरल है। ग्लोब को घुमाइए। जब यह घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचले स्तर पर स्थित बिंदु 2 ध्रुव हैं। इनके मध्य में भूमध्य रेखा यानी विषुवत वृत्त होती है। उस वृत्त को पहचानिए जो इसे चिन्हित करता है। चित्र 1.3 देखना है। कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं और दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। देखिए जो ये ऐसे ग्लोब होता है, तो एक ध्रुव इधर ये एक ध्रुव इधर और एक ध्रुव इधर, और जो इनके बीच से जो रेखा जाती है ये भूमध्य रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा पर खड़े हैं, दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ऐसा करते समय भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी। अक्षांश भूमध्य रेखा से इसी दूरी को मापता है। देखिए ये क्या कहना चाहता है कि ये एक दक्षिण ध्रुव यहाँ है, यहाँ उत्तरी ध्रुव है, और जब भूमध्य रेखा, जो ये हमारी भूमध्य रेखा है, जब हम इससे किसी भी दिशा में यानी किसी भी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो भूमध्य रेखा से हमारी दूरी बढ़ती जाएगी, और भूमध्य रेखा से ध्रुव तक की दूरी जिसे हम नापते हैं अक्षांश के द्वारा, उसे ही अक्षांश, मतलब इस दूरी को अक्षांश जो होता है वो इस स्थिति को नापता है, यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुव के बीच की दूरी को अक्षांश जो है मापता है। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। आप इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। इस प्रकार की रेखा को अक्षांश समानांतर कहा जाता है और यह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती है। पुनः ग्लोब यह सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त है, जबकि जैसे ही उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए वृत्त छोटे होते जाते हैं। ये चित्र देखिए ध्यान से। ये ग्लोब, ये इसमें आपको बताया हुआ है, यहाँ उत्तरी ध्रुव है और यहाँ नीचे दक्षिण ध्रुव, और ये भूमध्य रेखा जा रही है। जब भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती है, ये उत्तरी ध्रुव की ओर है, ये उत्तरी अक्षांश कहलाता है, और ये इधर दक्षिणी अक्षांश। इधर पूर्वी देशांतर होता है और इधर पश्चिमी देशांतर।
हमने वो दिशाओं वाला आपको याद हो चित्र, तो वो कुछ ऐसे था, यहाँ पूर्व, यहाँ पश्चिम, यहाँ उत्तर और यहाँ दक्षिण। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। अब यहाँ देखिए अक्षांशों की अंशों। अक्षांशों को क्या है, डिग्री में व्यक्त किया जाता है। परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त अक्षांश 0 डिग्री या 0 अंश होता है, जबकि दो ध्रुवों के अक्षांश क्रमशः 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण है। इसे 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण के रूप में लिखा जाता है। ये याद रखना है आपको। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म, इसे उष्ण भी कहा जाता है। जैसे ही आप भूमध्य रेखा से दूर हो ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं, तब अक्षांश की डिग्री बढ़ती जाती है और जलवायु शीतोष्ण हो जाती है। उत्तर या दक्षिणी ध्रुव के निकट जलवायु शीत या ठंडी होती है। आप विज्ञान में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और यह भी कि हम एक वर्ष की समयावधि में विभिन्न ऋतुओं का अनुभव क्यों करते हैं, यह हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब हम देशांतर को जानते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ग्लोब का अवलोकन करें। आप पाएंगे कि यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से जाने की जगह आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं और दूरी एक समान होगी। इन रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड चित्र 1.3 कहा जाता है कि अर्धवृत्त हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ बताया हुआ है, मैंने पहले ही बताया था आपको, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। अब विज्ञान में यह भी सीखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसे सरलता से समझने के लिए एक टेबल लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ा दूर रखिए और कल्पना कीजिए कि यह सूर्य है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाने पर हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर प्रातःकाल है और अन्य स्थानों पर मध्याह्न, साय या रात्रि है। जब एक देश में प्रातः नाश्ते का समय होता है, अन्य देश में मध्याह्न भोजन का समय होता है। किसी तीसरे देश में लोग रात्रि भोजन कर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। इसी कारण एक स्थान के देशांतर के माप द्वारा हम उस स्थान के समय को भी मापेंगे। आइए ये देखते हैं ये कैसे होता है। देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख याम्योत्तर पृष्ठ 14 पर चित्र 1.3 कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। इसे ग्रीनिच याम्योत्तर भी कहते हैं, क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनिच से गुजरने वाली याम्योत्तर प्रमुख याम्योत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। इसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में अंकित किया जाता है। यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा कर रहे होते हैं, तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप है, उसी प्रकार आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं, तो देशांतर प्रमुख याम्योत्तर से दूरी का एक माप होता है। देशांतर को भी डिग्री में मापा जा सकता है। पश्चिम हो या पूर्व, इसका मान 0 डिग्री से 180 डिग्री तक बढ़ता है तथा इसमें पश्चिम के लिए प तथा पूर्व के लिए पू वर्णों को जोड़ा जाता है। अब उदाहरण समझिए। पूर्णांक का उपयोग करते हुए न्यूयॉर्क का देशांतर 74 डिग्री पश्चिम है, जबकि दिल्ली का 77 डिग्री पूर्व है और टोक्यो का 140 पूर्व है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात दी गई है, जैसे कि आप देशांतर की याम्योत्तर को ग्लोब पर देख सकते हैं। 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूर्व एक ही देशांतर है, इसलिए इस देशांतर को पू या प न लिखकर 180 डिग्री ही लिखा जाता है, क्योंकि यह दोनों एक ही होते हैं, एक ही डिग्री बराबर होती है, तो इसलिए इन्हें सिर्फ 180 डिग्री ही लिखा जाता है। आगे चलते हैं। अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं। इनके साथ आप पृथ्वी पर किसी भी स्थान का पता लगाने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार जब यह कहा जाता है कि दिल्ली 29 डिग्री उत्तर अक्षांश और 77 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है, तो इसे आप भली भांति समझ सकते हैं। यद्यपि यह डिग्री अनुमानिक रूप से पूर्ण है, किंतु सटीक नहीं। पृष्ठ 14 पर चित्र 1.3 में नीली रेखाएं ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर की याम्योत्तर को भी दर्शाती है। यह सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती हैं, जिन्हें ग्रिड रेखाएं भी
कहा जाता है। जो ग्राफ जैसी दिखाई देती है उन्हें ग्रिड लाइन बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये यहाँ पर 3 ग्लोब दिए हुए हैं। ये जो रेखा है इसे ग्रीनिच यामी उत्तर बोलते हैं। ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध है और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध। ये पूर्वी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि ये चित्र क्या दर्शा रहा है। ये चित्र कह रहा है कि कैसे प्रमुख यामी उत्तर पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में, जबकि भूमध्य रेखा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे भारत का मानचित्र दिया हुआ है। इसमें दिल्ली की स्थिति, कुरुक्षेत्र की, रोहतक की, इन सभी की स्थिति को दर्शाया हुआ है। ये यहाँ कोलकाता, ये मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, यहाँ कन्याकुमारी। ये प्राचीन नगरों को इस सिंबल से, इस प्रतीक चिन्ह से दर्शाया हुआ है और आधुनिक नगरों को इस चिन्ह से। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर भारत का मानचित्र पुनः दिया हुआ है और यहाँ पर ये इन लाइनों के जरिए बताया हुआ है कि ये 70 डिग्री पूर्व है, ये 80 डिग्री पूर्व और ये 90 डिग्री पूर्व। यहाँ 30 डिग्री उत्तर है, 20 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री उत्तर। यहाँ पूर्व है और यहाँ उत्तर। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ समय क्षेत्र या टाइम जोन को समझना सिखाया हुआ है। अब देखिए समझते हैं इसे। ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए। इसी प्रकार से हमारा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है और प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। एक पूरा चक्कर 360 डिग्री है। अतः इसका अर्थ है प्रति घंटा 15 डिग्री, यानी 15 गुना 24 = 360। अब प्रत्येक 15 डिग्री पर देशांतर के यामी उत्तर को अंकित कीजिए। मुख्य यामी उत्तर से पूर्व की ओर जाते हुए 0 डिग्री, 15 डिग्री पूर्व, 30 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री पूर्व प्राप्त करते हैं और इसी प्रकार 15 डिग्री जोड़ते हुए 180 डिग्री तक पहुंच जाते हैं। यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे मध्याह्न है तो प्रत्येक 15 डिग्री यामी उत्तर पर स्थानीय समय का 1 घंटा जुड़ता है। यदि 15 डिग्री पूर्व पर दोपहर 1 बजे का स्थानीय समय है तो 30 डिग्री पूर्व पर दोपहर 2 बजे होंगे। इसी क्रम में समय आगे बढ़ता है, लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर इसके विपरीत होता है। उदाहरण के जरिए समझते हैं। 15 डिग्री पश्चिम पर स्थानीय समय प्रातः 11 बजे का है तो 30 डिग्री पश्चिम पर प्रातः 10 बजे होंगे और इसी क्रम में समय घटता जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इसके द्वारा समझाया हुआ है कि 15 डिग्री अगर इधर जाएंगे, ये देखिए इसमें यहाँ पे दर्शाया हुआ है कि इधर बढ़ेंगे तो अपराह्न यानी कि शाम, दोपहर के बाद मध्याह्न, यहाँ दोपहर है, और इधर बढ़ेंगे तो पूर्वाह्न यानी सुबह। चलिए आगे चलते हैं। इस विधि का पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना करने में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह विधि किसी देश के अंदर अनेक स्थानीय समयों के उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं होगी। इसी कारण अधिकतर देश उनके मध्य से गुजरने वाले यामी उत्तर पर अधिक एक मानक समय को अपनाते हैं। भारतीय मानक समय क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST, और ग्रीनिच का, जिसे ग्रीनिच मीन टाइम या GMT भी कहा जाता है। इस पर स्थानीय समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। ये कह रहे हैं कि भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनिच पर स्थानीय समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आगे चलते हैं। यह सभी मानक समय क्षेत्र में गठित किए गए हैं, जो ग्राफ में 15 डिग्री के चित्र 1.7 का व्यापक रूप से पालन करते हैं। यदि पृष्ठ 21 पर दिए गए विश्व मानचित्र पर विचार करें तो हम देख सकते हैं कि समय को विभाजित करने वाली रेखाएं पूर्णतः सीधी नहीं होती हैं। ऐसा इसलिए है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करते हुए प्रत्येक देश के मानक समय का ध्यान रखना पड़ता है। मानचित्र में कुछ देशों के भीतर लिखित संख्याओं को उनका मानक समय प्राप्त करने के लिए GMT में जोड़ें अथवा घटाएं। इसी प्रकार 1.9 में भारत पर केंद्रित ग्लोब कुछ देशों में GMT के संबंध में मानक समय दर्शाता है। ग्रीनिच पर स्थित मुख्य यामी उत्तर, जिसके विपरीत की रेखा
लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे पूरा जो है ग्लोब को चपटे रूप में दिखाया हुआ है। ये पूरा विश्व का मानचित्र है। यहाँ पर समय दर्शाया हुआ है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दी हुई है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है? यह एक पृथ्वी पर खींची हुई एक काल्पनिक रेखा होती है। ये देखिए यहाँ पे दिखाई हुई है, जो लगभग 180 डिग्री देशांतर के पास स्थित होती है और महासागर प्रशांत महासागर से ये गुजरती है। ये बिल्कुल सीधी नहीं होती है, कई जगह पे ये मुड़ी हुई होती है। अब देखिए इसमें क्या है ये और इससे स्थिति कैसे बदलती है। जब कोई व्यक्ति या जहाज इस रेखा को जो है पार करता है तो तिथि यानी डेट एक दिन आगे या एक दिन पीछे हो जाती है। जैसे कि पश्चिम से अगर पूर्व की ओर पार करेंगे तो तिथि एक दिन कम हो जाएगी और पूर्व से पश्चिम की ओर पार करेंगे तो तिथि एक दिन बढ़ जाती है। अब एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको, आप इसे समझने की कोशिश करिएगा। अगर किसी जगह सोमवार है और आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हैं तो दूसरी तरफ रविवार या मंगलवार हो सकता है। ऐसा दिशा के अनुसार होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, +12 और -12 समय क्षेत्र को इस रेखा पर एक दूसरे को छूते हैं। यदि आप इसे समुद्री जहाज या विमान से पार करते हैं तो आपके द्वारा घड़ी की तिथि में परिवर्तन करना आवश्यक है। जैसा कि मैं आपको समझा चुकी हूँ, यहाँ पर वही दिया हुआ है। चलिए हम इसे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर ग्लोब दिया हुआ है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि के अनुसार समय दिया हुआ है। अब देखिए यह जो अध्याय है आपका यही समाप्त होता है। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। जल्द ही आपके लिए प्रश्नावली की वीडियो और नोट्स की वीडियो दोनों ही उपलब्ध करा दूंगी मैं मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। आशा करती हूँ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम आपको लेके जाएंगे क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस तक। आप देख रहे थे ग्रो विद गरिमा NCERT सॉल्यूशंस। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।